गया था आपका? जी सर। यस सर। ठीक। चलिए, आवाज आ रही देखिए आप लोगों तक? जी सर, आ रही है। ठीक है। देखिए सर ने सुबह के टाइम जो बताया था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ एक 5 मिनट में। इस फीडिंग सर्किट का काम क्या है आपको पहले भी बताया गया है। इसका मेन काम जो है वो है आपका ट्रैक्शन पावर सर्किट को सप्लाई प्रदान करना, मतलब ट्रैक्शन मोटर तक सप्लाई को भेजना। ठीक है, कहाँ से? तो OHE से लेके, ठीक है, ये सप्लाई को भेजना है। अब इसको हमने छोटे छोटे 2 सर्किट में अलग अलग बांट दिया है। किसमें? 2 में। एक का नाम दे दिया है फीडिंग सर्किट, तो दूसरे का नाम दे दिया है ट्रैक्शन पावर सर्किट। फीडिंग सर्किट में OHE से लेके और TFP 1-2 तक, TFP तक जो सप्लाई जाती है उतने सर्किट को फीडिंग सर्किट कहा गया है, और TFP से लेके ट्रैक्शन मोटर तक जो सप्लाई जाती है उसको ट्रैक्शन पावर सर्किट कहा गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ आइटम आपके लगे हुए हैं, जैसे ET1
और ET2 ये दोनों छत के ऊपर लगे हुए हैं। ET1 और ET2 दोनों छत के ऊपर लगे हुए हैं। और क्या है ये है आपके सर्ज अरेस्टर। ET1 का जो गैप है वो 210 mm का है और ET2 का जो गैप है वो आपका 90 mm का है। ठीक है, अब इनका काम क्या है? तो जब इनका नाम ही इनका है सर्ज अरेस्टर, तो ये एक्चुअल इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये लगे रहते हैं, जिसमें से जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ये अगर ET1 है तो रूफ इक्विपमेंट के साथ में अटैच रहता है, और यदि ET2 है तो ये मेन ट्रांसफार्मर के साथ में अटैच रहता है। ठीक है, कौन सा? ये ऊपर वाला हिस्सा जो मैंने बताया है ये वाला, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका ग्राउंड रहता है। ठीक है, और ये जो गैप आप देख रहे हैं ये वाला, ये गैप ये आपका यदि ET1 है तो 210 mm है, ET2 है तो 90 mm है। कितना है? 90 mm का है। और यदि WAP4 है, WAP4 लोको है तो 105 mm का है। ठीक है, अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये यदि कभी यदि ET1 का केस है तो 125 kV से ज्यादा यदि वोल्टेज रूफ इक्विपमेंट में चला गया, तब ये ओवर स्पार्क होके और लोको को डैमेज होने से, रूफ इक्विपमेंट को डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका 125 kV का जो आता है वो आपका डायरेक्ट अर्थ हो जाता है। अर्थ कैसे होता है? तो यहाँ पर एयर है, ये एयर। आपने पढ़ा होगा कि यदि हम एयर को चार्ज करते हैं तो वो भी एक कंडक्टर का काम करने लगता है। तो ये एयर चार्ज हो जाती है, जिसमें स्पार्क ओवर वोल्टेज जो है वो आपका अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये ET1 और ET2 का काम था। ET1 रूफ इक्विपमेंट के लिए, ET2 मेन ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए ये लगाया गया है। QLM भी मेन ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगा है, लेकिन कैसा? तो ये लगा हुआ है आपका ट्रैक्शन, ये लगा हुआ आपका ओवर करंट से सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब ओवर करंट से सुरक्षा कैसे करता है? तो मेन ट्रांसफार्मर आपका STC में लगा हुआ है। STC में जो मेन ट्रांसफार्मर लगा है वहां पर QLM की सेटिंग, जो QLM आपका लगा है उसकी जो सेटिंग है वो आपकी 325 एम्पियर है। ठीक है, कितनी है? 325 एम्पियर। अगर यही WAG7 और WAP4 लोको होता तो उसकी सेटिंग 450 एम्पियर थी। अब मेन ट्रांसफार्मर के अंदर जो सप्लाई है वो कितनी है? 25 kV की सप्लाई है। तो उस मामले में QLM 325 एम्पियर पर एनर्जाइज हो रहा है, इसका मतलब पावर काफी वो ड्रा कर रहा है। ठीक, लेकिन यदि किसी कारण से मेन ट्रांसफार्मर को जाने वाली सप्लाई 325 एम्पियर या उसके ऊपर हो जाए तो ये QLM क्या होती है? एनर्जाइज होती है, और एनर्जाइज होकर डीजे को ओपन कर देती है। मतलब आपका जो सर्किट ब्रेकर है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, उसको ओपन कर देती है।
उससे क्या होता है कि OHE से जो आने वाली सप्लाई थी वो आपकी सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये आपके QLM का काम है। अब सवाल एक उसमें ये भी उठता है कि जहां पर करंट डेवलप होती है, बढ़ती है, वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ता है, और ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है तो आपको मालूम है कि वहां यदि करंट बढ़ी अगर वहां करंट बढ़ी तो तेल का एक्सपेंशन होगा, गर्मी बढ़ेगी, तेल का एक्सपेंशन होगा, तेल का एक्सपेंशन होगा तो वो तेल कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा, अपने टैंक से बाहर निकलेगा। तो आप लोगों ने एक कंजर्वेटर का नाम सुना होगा, किसका नाम, कंजर्वेटर, ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिकल, जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल से पढ़ा है उन्होंने कंजर्वेटर का नाम सुना होगा। वो आपका मेन ट्रांसफार्मर का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो जब ऑयल एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस होने के बाद में वो तेल कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है कंजर्वेटर, ठीक है, कंजर्वेटर में वो तेल जाता है। तो एक लिमिट के अंदर तक अगर रहा तब तो ठीक है, कंजर्वेटर में चला गया, लेकिन एक लिमिट के बाहर अगर तेल एक्सपेंस हुआ तो कहाँ जाएगा वो, तो फिर वो ऑयल जो है ना और बाहर फैलता है, छींटा मारेगा बॉडी पर, हाँ बॉडी पर आ जाता है, बराबर है, वो बाहर फैलेगा। अब HT कंपार्टमेंट में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि जहाँ MVS LV आपका लगा है, CGR लगे हैं, RGR लगे हैं, है ना, बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं। तो मेन ट्रांसफार्मर का ऑयल स्प्रे होके यानी उसका फैलाव अगर बाहर की तरफ हुआ और वो RGR या कोई दूसरा हाई वोल्टेज का उपकरण जो खुला हुआ है, ओपन कंडीशन में है, उसके ऊपर यदि गिरा जाके तो आप समझ सकते हैं आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी, आग लग जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि उस उपकरण को जो खुला हुआ है करंट तो उसमें भी है, और अगर उसके ऊपर ऑयल गया तो क्या है, वहां पर आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेशन, जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर इंसुलेशन हो, विशेषकर RGR एक ऐसा आइटम है जो आपका खुला हुआ है, तो आग लग जाएगी। इसलिए वो कंडीशन ना आने पाए उसके लिए एक लगा दिया गया है ऑयल ट्रैप चेंबर, ऑयल ट्रैप चेंबर। सर ने इसके बारे में आपको बताया था? नहीं सर। तो सर ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता भरा जाएगा, विद इन लेवल ही भरता जाएगा ना सर, जो पहले से एक्सपेंड हो तो उसी में ही टैंक के अंदर ही। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेन ट्रांसफार्मर का जो ऑयल लेवल है वो कितना रहता है आपका, वो रहता है +15 डिग्री, +15 डिग्री, ठीक है। अब उसमें किया गया है, ये जो आप ऑयल ट्रैप चेंबर देख रहे हैं, इसको एक कंजर्वेटर, जो कंजर्वेटर लगा है उसी के पाइप से कनेक्ट कर दिया गया है। कैसा कनेक्ट कर दिया गया है, देखिए, समझो ये आपका कंजर्वेटर है, ठीक है। इसी कंजर्वेटर के नीचे, इसी कंजर्वेटर के नीचे यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ये लगा दिया है, जो आप देख रहे हैं ऑयल ट्रैप चेंबर, ये लगा दिया गया है, जिसमें ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसी को देखें बिल्कुल आपको लोगों में ऐसा ही दिखेगा। तो ये लगा दिया गया, और इसका कनेक्शन किससे कर दिया है, ये आपका कर दिया गया है कंजर्वेटर से, बराबर है। और इस तरीके से, और यहां पर एक पाइप लगा दिया है। अब क्या होगा कि जब ऑयल एक्सपेंस होगा ट्रांसफार्मर में तो वो कहां जाएगा, पहले कंजर्वेटर में जाएगा, बराबर है। और कंजर्वेटर से एक, उसकी भी तो एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा अगर ऑयल उसमें गया तो वो कहां जाएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो बॉडी के बाहर से ना निकले या बॉडी फटने ना पाए उस प्रेशर की वजह से, तो ये एक लगा दिया है आपका ऑयल ट्रैप चेंबर, इसमें तेल जाएगा।
और इसमें कुछ नहीं है, एक छोटा सा आपका 1.5-2 लीटर के आसपास का वो है, जैसे अपना पानी का जग रहता है ना, वो समझ लीजिए, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है और उस पे एक पाइप लगा दिया गया है जो नीचे अंडर ट्रक में निकला हुआ है। इसी में अगर हम देखें तो ऐसा ये अंडर ट्रक में निकला हुआ है, बराबर है। अब क्या हुआ कि तेल समझो आया, तो तेल कहाँ आएगा, इस कंजर्वेटर में आएगा, और कंजर्वेटर से कहाँ जाएगा ये तेल, जो एक लिमिट के बाहर होगा वो इस रास्ते से आपका आ जाएगा ऑयल ट्रैप चैम्बर में, ऑयल ट्रैप चैम्बर में आ जाएगा, बराबर है। तो जो बाहर तेल फिक सकता था, आरजीआर वगैरह जो दूसरे उपकरण लगे हैं उनके ऊपर जा सकता था, वहां अभी नहीं जा पाएगा, बराबर है। और जो तेल आया है वो कहाँ निकल जाएगा, सीधा का सीधा नीचे अंडर ट्रक में चला जाएगा, जो रेल के ऊपर, ट्रैक के ऊपर गिरेगा जाके, बराबर है। अब वो ट्रैक के ऊपर गिरा क्यों, क्योंकि इस ऑयल ट्रैप चैम्बर की भी कुछ कैपेसिटी है भाई, कितना वो अपने में समाहित कर पाएगा, इसलिए उसको नीचे अंडर ट्रक में निकाल दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा लेवल अगर आप देखेंगे, ये इस लेवल पे, इस लेवल पे या यहाँ पर ये पाइप आपको उठा हुआ दिख रहा है, पाइप उठा हुआ दिख रहा है आपको, तो ये उठा हुआ दिखने का मकसद ये है कि मान लीजिए डीजे ओपन हुआ, आपने रिले बोर्ड देखा और देखा कि क्यूएलएम गिरा है, क्यूएलएम गिरा है, और वहां तक जाने में, कहां तक, ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ऑयल ट्रैप चैम्बर कहां लगा है, जो कंजर्वेटर है उसके ठीक नीचे वहीं लगा हुआ है, एसटी कंपार्टमेंट में। तो वहां तक जाने में यदि आपको 2-3 मिनट 4 मिनट लग गया, भाई देवी इतना समय लग गया, तो पूरा का पूरा तेल तो अंडर ट्रक में चला जाएगा, और अगर वो तेल अंडर ट्रक में चला गया तो आपको तो ऑयल ट्रैप चैम्बर खाली दिखाई देगा ना, क्यों भाई, तो ऑयल ट्रैप चैम्बर आपको खाली दिखाई देगा, तो आप क्या सोचेंगे, नहीं साहब ऑयल स्प्रे नहीं हुआ है, ऐसा सोचेंगे। और जब ऑयल स्प्रे नहीं हुआ है तो आप एक बार क्यूएलएम को रिसेट कर सकते हो, जबकि एक्चुअल क्या हुआ है कि ऑयल स्प्रे हुआ है। इसलिए ये पाइप का थोड़ा सा 1.5 से 2 इंच ऊपर उठा दिया गया है, ताकि जो तेल निकले, सर आइए सर, अरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो मैंने इस बंदे को बुला लिया था। 1 से 2 भी तो हो सकते हैं क्या, कितनी रेंज है तुम्हारी, 10-12 मीटर है क्या सर, पीछे वाले रूम में है। हाँ वाले बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हाँ वही ना, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हाँ तो मैं तो फिर इसको बुला लेता हूँ, क्या करूँ। चलिए, तो इसमें जो है आपका ऑयल पूरा का पूरा अंडर ट्रक में न जाने पाए, तो कितना, ये जो पाइप का लेवल है ये वाला, ये इस लेवल तक का कम से कम उसमें भरा रहेगा, इतना तेल कम से कम भरा हुआ आपको दिखाई देगा। और जब इतना तेल आपको भरा हुआ दिखाई देगा तो ये देख के आप समझ जाएंगे कि ऑयल स्प्रे हुआ है, और तुरंत लोगों को फेल कर देंगी, ठीक है। तो ऑयल ट्रैप चैम्बर के बारे में मोस्टली क्या बोला जाता है कि अगर जैसे कोई हम टिप्पणी लिखने के लिए बोले तो ऑयल ट्रैप चैम्बर में लगा है, ठीक है। ऑयल ट्रैप चैम्बर एसटी कंपार्टमेंट में लगा है, नंबर 1। नंबर 2, जब ऑयल स्प्रे होता है तब, जब ऑयल स्प्रे होता है तब बाहर फैलने से, तेल को बाहर फैलने से बचाता है। नंबर 3, यदि क्यूएलएम ड्रॉप हुआ है तो तेल का छिड़काव इस ऑयल ट्रैप चैम्बर में देखते हैं। नंबर
नंबर 4, यदि ऑयल ट्रैप चेंबर में ऑयल है तो लोगों को फेल कर देते हैं। नंबर 5, इसके लगाने से मतलब ऑयल ट्रैप चेंबर के लगाने से आग लगने की संभावना बहुत ही कम हो गई है। ठीक है, तो टिप्पणी लिखने को कभी कभी आ सकता है। ये 4-5 पॉइंट अभी मैंने आपको बोला, ये ऑयल ट्रैप चेंबर के बारे में आपको बताया है। तो हमें लगता है ऑयल ट्रैप चेंबर आप समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब हम फिर वापस आ जाते हैं, देखिए QLM के ऊपर। तो QLM का पूरा नाम क्या है? ये मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट रिले है, जिसकी सेटिंग 325 एम्पियर WAG5 में है और WAG7 और WAP4 में 450 एम्पियर है। ठीक है, तो जब ये मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट रिले, इसका नाम ही है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले, तो ये मेन ट्रांसफार्मर को ओवर करंट से बचाने के उद्देश्य के लिए लगाया गया है। ठीक, अब क्या है, ये लगी कहां पर है? तो ये रिले बोर्ड पर लगी हुई है, रिले बोर्ड पर लगी हुई है। जब मैं आपको रिले के बारे में पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा कि इसको छोड़ के, QLM को छोड़ के सभी रिले आपकी एंटी क्लॉकवाइज रिसेट हो रही थी। केवल यही एक रिले आपकी क्लॉकवाइज रिसेट हो रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि ये रिले बहुत ही सेंसिटिव रिले है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया और इसको रिसेट कर दिया और दोबारा से डीजे क्लोज कर दिया तो आपका लोको में आग लग सकता है। इसलिए तो चलिए, QLM ये मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले है, जो कैब नंबर 2 में रिले बोर्ड पर लगी हुई है। ये मेन ट्रांसफार्मर को ओवर करंट से बचाती है। इसकी सेटिंग WAG5 लोको में 325 एम्पियर, WAG7 और WAP4 लोको में 450 एम्पियर है। जब कभी इस रिले का टारगेट गिरता है, जब कभी इस रिले का टारगेट गिरता है, अर्थात रिले एनर्जाइज होती है। आपको याद होगा कि मैंने आपको दिखाया था, शायद आपकी किताब में भी लाल फ्लैग बना हुआ इस तरीके से, समझो ये रिले है, इस रिले में लाल कलर का इस तरीके से पट्टी आ जाती है। जितनी भी सेफ्टी रिले है इनमें लाल कलर की एक पट्टी आ जाती है। ठीक है, ये बातचीत कौन कर रहा है? कहते हैं कि कौन सा रिले का टारगेट गिरा है, अर्थात कौन सी रिले एनर्जाइज हुई है। ठीक है, तो जो रिले है आपकी QLM, इसमें एक मैकेनिकल, देखिए इलेक्ट्रिकल तो एनर्जाइज होती है, गया तो दोबारा से कर पढ़ोगे, QOP पढ़ोगे आप या QRSI पढ़ोगे, नहीं है। उनके केस में एक बार टारगेट गिर गया, डीजे ओपन हो गया, दोबारा आप डीजे क्लोज करोगे तो डीजे क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था नहीं की गई। मगर QLM रिले है कि जिसमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।
तो जब तक इस रिले को आप रिसेट कर नहीं दोगे तब तक आप दोबारा डीजे क्लोज कर नहीं सकते। और इसीलिए इस रिले को रिसेट करने के लिए, यानी क्यूएलएम को रिसेट करने के लिए बकाया के जो सेफ्टी रिले हैं उनके अपोजिट साइड में ये रिसेट होता है। दूसरे सभी के सभी आपके एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर रिसेट हो जाते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज जब घुमाते हो तब रिसेट होता है। क्यों? क्योंकि आप आसानी से इसको कर ना पाओ, क्योंकि हमारी आदत क्या रहती है, जल्दबाजी में, कि बिना देखे हमने जल्दबाजी में कर दिया रिसेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें मैकेनिकल व्यवस्था भी दी गई है। और दूसरा आपका जो रिसेट करने का जो नॉब है वो भी आपका क्लॉकवाइज घुमाने की व्यवस्था की गई। चलिए, तो क्यूएलएम का यदि टारगेट गिरा तो हमें करना क्या है, ठीक है? तो हमें पहली चीज ये है कि इंडिकेशन क्या मिलता है। तो इंडिकेशन मिलता है डीजे ओपन हो जाता है। आप आगे पढ़ोगे जब, तो इस तरीके से एक जो वीसीबी कॉइल है, जब डीजे कंट्रोल सर्किट पढ़ोगे तो यहाँ पर क्यूएलएम का इंटरलॉक एनसीआई दिया हुआ है, ठीक है? ये खुल जाता है जब क्यूएलएम रिले एनर्जाइज होती है तब। अब ये खुल गया, ठीक? तो वीसीबी कॉइल आपकी डी एनर्जाइज हो गई, ये कॉइल डी एनर्जाइज हो गई तो आपका डीजे ओपन हो गया। कैसे होगा वो आगे आपको और बताएंगे। तो इंडिकेशन क्या मिला? क्यूएलएम एनर्जाइज होने पर नंबर 1 डीजे ओपन हो गया, ठीक? नंबर दूसरा क्या संकेत मिला? क्योंकि डीजे ओपन होने के कई एक कारण है, एक कारण नहीं है। तो जब आप रिले बोर्ड पर जाओगे और देखोगे तो क्यूएलएम का टारगेट गिरा हुआ आपको मिलेगा। कैसा टारगेट गिरा होता है और आप कैसे देखते हैं वो मैंने अभी आपको बताया है। अब क्यूएलएम का टारगेट गिरा हुआ है, ठीक है? तो क्यूएलएम का टारगेट गिरा हुआ है, अब हमें देखना क्या है। तो क्यूएलएम आपका किसी दूसरे सेफ्टी रिले के साथ में भी गिर सकता है और अकेला भी गिर सकता है। दूसरी सेफ्टी रिले कौन कौन सी? जैसे आपका क्यूओए, क्यूओपी, क्यूआरएसआई। क्यूएलएम के साथ ये भी कोई रिले का टारगेट गिर सकता है। गिरेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन गिर सकता है। तो हमारा तो मेन उद्देश्य ये है कि किसका टारगेट गिरा, ये हमें देखना है। और अगर किसी दूसरे के साथ में गिरा है तो उसको भी देखने का फायदा ये हो जाएगा कि जब हम ट्रबल शूटिंग करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। और नहीं तो बिना देखे अगर हमने रिसेट कर दिया तो फिर हम ढूंढते रहेंगे, फिर दोबारा गिरेगा। तो यदि क्यूएलएम का टारगेट गिरा तो रिसेट करने के पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है, रिसेट करने के पहले आपको क्या देखना है? ट्रांसफार्मर के पास, जीआर ग्रेजुएटर के पास धुआं देखना है, आग देखना है, गंध देखना है, तेल का छिड़काव तो नहीं है, ये देखना है, ठीक है? और यदि ऑयल ट्रैप चेंबर लगा है, ओटीसी समझ लीजिए, ऑयल ट्रैप चेंबर जो अभी बताया आपको ऊपर, ये वाला पोर्शन, इसमें भी तेल को हमें देखना है। अगर तेल है तो लोगो फेल है, तेल है तो फेल है। तेल कहां पर? ऑयल ट्रैप चेंबर में, ठीक है? और इसके अलावा आपको मेन ट्रांसफार्मर का भी ऑयल लेवल चेक कर लेना है। क्यों? क्योंकि यदि ऑयल स्प्रे होगा तो मेन ट्रांसफार्मर का तेल का लेवल भी कम हो जाएगा। तो
QLM को रिसेट करने के पहले हमें क्या काम करना है? ट्रांसफार्मर के पास, GR के पास आग, धुआं, गंध, जलने की बदबू आपको देखना है, ये तो नहीं है। प्लस तेल का छिड़काव भी आपको देखना है। ऑयल स्प्रे नहीं होना चाहिए, वो भी आपको देखना है। यदि ऑयल स्प्रे है तो लोको फेल है, ऑयल स्प्रे नहीं है देखने के बाद भी, तब आप आगे काम कर सकते हैं। मतलब डीजे को क्लोज करके आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो QLM की ट्रबल शूटिंग का मोस्टली आता है, पेपर में भी आता है, आपको बताया है। इसका बहुत ही सिंपल है, ट्रबल शूटिंग सिंपल है। आग, धुआं, गंध आपको देखना है, बदबू अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप एक बार रिसेट कर सकते हैं। अगर दोबारा फिर गिर गया तो आप रिसेट उसको नहीं करोगे, ठीक है, तब लोको फेल कर दोगे। चलिए आगे HOM। HOM क्या है? ये लोको का मेन अर्थिंग स्विच है। जैसे समझो ये लोको की छत है, ठीक है, इस लोको की छत के ऊपर ये यहां पर इंसुलेटर लगे हुए हैं, और इस इंसुलेटर के ऊपर दो कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं, ऐसे कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं, ठीक है। और इन कॉन्टेक्ट का जो ऑपरेशन है वो एक HOM हैंडल कैरिडोर नंबर 1 में लगा हुआ है। तो हैंडल एक्चुअल कहाँ लगा है समझने की बात, ये हैंडल आपके कैरिडोर नंबर 1 में लगा है, सीलिंग के नीचे। लेकिन ये ऊपर वाले कॉन्टेक्ट हैं HOM, ये कहाँ लगे हैं, जिसको हम स्विच बोल रहे हैं, तो ये लगा है लोको की छत के ऊपर। मगर उसको ऑपरेट करने की जो व्यवस्था है वो HOM हैंडल के द्वारा करते हैं, और वो आपका कैरिडोर नंबर 1 में लगा हुआ है, ठीक। ये देखिए आपके सामने यहां पर HOM आर्म्स जहां लिखा हुआ है उसको हमने बोला है HOM स्विच, मेन अर्थिंग स्विच। एक्चुअल ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जहां मैंने टिक किया हुआ है, ये कहाँ है, ये आपके लोको की छत के ऊपर है, छत पर है। ये समझो ये लेवल जो है आपका, ये वाला लेवल, ये लोको की छत का लेवल है, ठीक है। और इसी में नीचे की तरफ आप देखोगे, ये छोटा सा देखो जहां HOM हैंडल लिखा हुआ है, ये HOM हैंडल है। इस हैंडल के द्वारा हम HOM के आर्म्स को या HOM के स्विच को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये यहां पर एक JPT का सॉकेट दिया हुआ है, तो यहाँ जो JPT का सॉकेट दिया है वो मकसद है हमारा लोको को ग्राउंड करने के लिए, लोको को ग्राउंड करने के लिए। तो अभी हम चर्चा करेंगे तब बताएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका BV के इंटरलॉक्स लगे हुए हैं, BV बॉक्स, उसके इंटरलॉक लगे हुए हैं। और ये जो व्हाइट वाला आप देख रहे हैं, जहां मैंने अभी कवर कर दिया है रेक्टेंगल में, यहाँ पर 4 चाबियां लगी हैं, जो आपको देखने में कुछ नहीं ऐसी, सामने से आप देखोगे
तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे थे कि ये फीचर्ड की का क्या काम है कि 4 दरवाजे हैं आपके, 3 दरवाजे हैं एसटी कंपार्टमेंट में। एक दरवाजा कैरिडोर नंबर 1 में है, 2 दरवाजे कैरिडोर नंबर 2 में। तो यदि हमें कभी काम करने के लिए अंदर जाना पड़े तो दरवाजा हमें खोलना पड़ेगा। आगे स्क्रीन आ गया ना? यस सर। तो हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा, इसलिए अधिकतम 3 दरवाजे हैं तो 3 दरवाजे खोलने की हमने 4 चीज की। और एक चाबी जो है वो आपकी स्कूल की सुरक्षा के लिए है। फीचर्ड की का जो डिजाइन है, अगर उसको हम थोड़ा सा हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल करते हैं तो कुछ नहीं, वो ऐसी दिखाई देगी आपको। देखिए इस तरीके टी जो होती है वैसा ही टी जैसी दिखाई देती है और कुछ ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, इसमें दो था कि ये समझो रूफ इक्विपमेंट्स आई है। ठीक है, रूफ इक्विपमेंट्स आके यहाँ पर एक ये आपका लगा हुआ है स्टैंड, जिसके ऊपर आपका ये एचओएम के कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं, बराबर है। अब जैसे ही हम इसको ऑपरेट करते हैं, दूसरा जो दूसरा इसका जो हिस्सा है इसका ये यहाँ पे लगा हुआ है इंसुलेटर। ठीक है, तो जैसे ही एचओएम हैंडल को हम ऑपरेट करते हैं, ब्लू कलर से बता रहा हूँ, जैसे ही ऑपरेट हम करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे आके टच हो जाता है। ठीक है, ऐसा, और यहाँ टच होके, और ये वाला हिस्सा क्या है आपका, अर्थ है, अर्थ किया हुआ है, तो ये अर्थ हो जाता है। तो एचओएम हैंडल को ऑपरेट करने से एक कॉन्टेक्ट जो है वो आपका रूफ इक्विपमेंट के साथ में कनेक्ट होता है, और दूसरा जो कॉन्टेक्ट है वो आपका मेन ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट होता है। इसलिए रूफ इक्विपमेंट और मेन ट्रांसफार्मर आपके अर्थ हो जाते हैं। अब ये आप यहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो ये दिख रहा, देखिए आपका दिख रहा ना, होम आर्म लिखा है, इसमें भी होम आर्म लिखा है। और जो नीचे की जब ये जुड़ता है जाके देखिए, तो ये जो एक पीछे की तरफ ये वायर जैसा जो दिख रहा आपको बगल में, ठीक है ना, इससे क्या हो जाता है कि ये अर्थ हो जाता है जाके, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड करना। ठीक, तो ये इसका एक बीवी बॉक्स डिस्क्रिप्शन, जिसमें एचओएम आर्म या एचओएम स्विच रूफ की ऊपर लगा हुआ है छत पर। इसको ऑपरेट करवाने के लिए एचओएम हैंडल कैरिडोर 1 में जहां पर बीबी बॉक्स लगा है वहां लगा है, इसके ऊपर जेपीटी का सॉकेट लगा हुआ है, जो लोगों ग्राउंड करने के उद्देश्य से लगाया गया है। को ऑपरेट करने से ये इंटरलॉक आपके क्लोज होते हैं। तो जिन लोगों ने इन केस डीजे कंट्रोल सर्किट देखा होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत किताब में, तो उनको वो चीज समझ में आ जाएगी कि ये वही इंटरलॉक हैं जो
वीसीबी कॉइल के ऊपर, सबसे ऊपर Q44 के पैरेलल में लगा हुआ है। एक इंटरलॉक वो है, दूसरा इंटरलॉक Q45 के ऊपर ZPT के पैरेलल में लगा हुआ है। ZPT के जो इंटरलॉक दिया है डीजे कंट्रोल सर्किट में, उसके पैरेलल में। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे जब डीजे कंट्रोल सर्किट पढ़ाएंगे तब। चलिए, अब बताते हैं कि लो को बंद करने की आवश्यकता क्यों है। ये सर ने बता दिया था क्या, TFWR, TFP1, TFP2, बोले सर ने बताया क्या? हाँ ठीक। ग्रेजुएटर के बारे में कुछ बताया क्या अभी? हाँ सर बताया सर, पूरा बता दिया ग्रेजुएट के बारे में तो बता दिया हो गया, ठीक है, ओके। ये बता दिया। मुझे बता दे RGRP है, DRA बता दे। ओके, 246 तो बता बताइए दे। आप। चलिए, तो अभी हम लोग को ग्राउंड करने के तरीके पे लोको ग्राउंडिंग। देखिए, किसी भी चीज को ग्राउंड हम कब करते हैं? पहली चीज भी अर्थिंग या ग्राउंडिंग करते हैं वो किसकी करते हैं? जो हमारे घरों में अप्लायंसेस लगे हुए हैं, टीवी है, फ्रिज है, इनकी सुरक्षा के लिए। या अगर उस सर्किट में हमें कभी काम करना है तब भी हम करते हैं लोको ग्राउंड, तब भी हमें ग्राउंड करते हैं। तो उसी तरीके से लोकोमोटिव में भी हमें ग्राउंड करना होता है। उसी तरीके से लोकोमोटिव में भी हमें ग्राउंड करना होता है। ठीक है, अब क्या ग्राउंड करना होता है और कैसे करते हैं? तो चूंकि लोकोमोटिव में आपका हाई पावर, हाई वोल्टेज लगे हुए हैं, और यदि एचटी कंपार्टमेंट में हमें ना है तो एक्चुअल क्या है कि कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं कि उसको कवर हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो खुले हुए हैं। तो हमें अपने आप को जब बचाना होता है तब हमें लोगों को ग्राउंड करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। कैसे कि अगर हमने उसको ग्राउंड नहीं किया और एसटी कंपार्टमेंट में हम गए तो वहां तो खुले हुए उपकरण है, कंडेंसर वगैरह भी कई एक वहां पे लगे हुए हैं। सर ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है? ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया ना, ग्राउंडिंग का मतलब आप समझे तो अनचाही विद्युत धारा को जमीनीकृत करना। अर्थिंग आप समझते हैं? अर्थिंग समझते हैं? बस वही ग्राउंडिंग है। तो लोकोमोटिव को ग्राउंड करने की आवश्यकता पड़ती है जब हमें एसटी कंपार्टमेंट में जाना होता है तब। ठीक, अब उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए अभी जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं उसमें कुछ काम करना पड़ेगा। देखिए,
लोग को ग्राउंड करने का तरीका आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएलसीपीडी को ऑन करके एमआर प्रेशर 9.5 केजी तक बना ले। आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि जब हम डीजे को ओपन कर रहे हैं, यानी कि लोगों को डेड कर रहे हैं, सप्लाई कट कर रहे हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर अवेलेबल हो, इस चीज की हमें व्यवस्था करनी है। सर बोले सर, एक मिनट है। कौन सा पीरियड में आपका लंच के जैसे बाद वाले दिन के पीरियड में हॉस्पिटल जाना है, रिपोर्ट वगैरह लेके लंच के बाद। हाँ, लंच के बाद वाले तो वही 4 बजे रिपोर्ट चलेगी मेरी। आपके पीरियड है ना, अभी पीरियड है तो चले आप पास ले लेना। ओके। तो बीएलसीपीडी के द्वारा हम एमआर प्रेशर 9.5 केजी का बना लेंगे। जब भी आप डीजे ओपन करें तब आपके पास हवा का प्रेशर एमआर में 9.5 केजी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आगे हमें काम करना है। इन केस कोई प्रॉब्लम आई, दोबारा से जब हम डीजे को क्लोज करेंगे तो हमारे पास हवा का प्रेशर अवेलेबल रहेगा। तो बेबी कंप्रेसर वगैरह चलाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से हमारे पास तैयार रहेगा। और बीएलसीपीडी से ही क्यों बनाना है? क्योंकि प्रेशर मेन कंप्रेसर चलाने के लिए 2 से 6 बीएलसीपी और बीएलसीपी-डी। तो डी से इसलिए बनाना है बीएलसीपीडी से, ताकि आपके एमआर में उस समय कितना भी प्रेशर हो, आपके एमसीपी चालू हो ही जाएंगे। कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, 9:30 पहले से रहा, 10 भी रहा, तो भी आपके एमसीपी चालू हो जाएंगे। तो गेज में आप देख के बीएलसीपीडी को ऑन कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट कब मिलता है कि जब प्रेशर आपका बीएलसीपीडी जैसे हम बना दें, जब प्रेशर आपका कम होता जा रहा है, 9.5 केजी से धीमे धीमे कम हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कट आउट पोजीशन। तो उस समय क्या है कि जब तक आपका प्रेशर 8 केजी तक कम नहीं हो जाएगा, तब तक दोबारा से कंप्रेसर अपने आप नहीं चलेंगे, तो उसमें समय वेस्ट होगा, समय जाएगा। इसलिए बीएलसीपीडी के द्वारा हम 9.5 केजी तक का प्रेशर बना लेंगे। नंबर 2, SA9 के द्वारा लोको ब्रेक लगाएं, हैंड ब्रेक लगाएं और वुडन गेज लगाकर लोको सुरक्षित करें। मतलब ये यहाँ SA9 की इन्होंने बात की है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा शब्दों में चेंजेस देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सेक्शन क्लियर करने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1 आपका हो चुका है। सेक्शन क्लियर करने का प्रयास करें, गाड़ी को खड़ा करें और उसको सिक्योर करें। सेक्शन क्लियर करने का प्रयास करें, हम कोई मालगाड़ी या मेलगाड़ी ले जा रहे हो, उस समय भी तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारे साथ में गाड़ी होगी। गाड़ी होगी तो क्या हो गया? ऑडियो वीडियो बंद करिए, ऑडियो वीडियो बंद करें। ठीक है। तो गाड़ी अगर आपकी है लोड के साथ, चाहे मेलगाड़ी हो, पैसेंजर हो, मालगाड़ी हो, और समझो आपको एसटी कंपार्टमेंट में जाने की जरूरत पड़ गई, तो गाड़ी है वो, तो कोशिश करिए कि सेक्शन क्लियर करें, गाड़ी को खड़ा करें। अब गाड़ी को खड़ा करने के लिए देखिए,
अगर आपके पास गाड़ी है, पीछे डिब्बे लगे हुए हैं, तो A9 एक हैंडल होता है, उसके द्वारा आप गाड़ी को खड़ा करोगे। और अकेला इंजन है, लोको है, तो SA9 से करोगे। इसलिए मैंने गाड़ी का वर्ड यूज किया है। तो गाड़ी को खड़ा करें और उसको सिक्योर करें। सिक्योर का मतलब क्या हो गया कि गाड़ी लुढ़कने ना पाए, ये व्यवस्था करेंगे। तो उसके लिए भी लगा के रखते हैं, SA9 भी लगा के रखते हैं, नीचे वुडन वेजेस भी लगा देते हैं, और आपके हैंड ब्रेक भी लगा देते हैं। तो इसके बारे में आगे हम बताएंगे बाद में। तो आपने गाड़ी को सुरक्षित कर लिया, सेक्शन क्लियर किया, गाड़ी को सुरक्षित कर लिया। सुरक्षित करने के बाद में आप डीजे को ओपन करिए। वो डीजे ओपन करने के बाद LS डीजे का जलना सुनिश्चित करें। कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है कि डीजे उस समय आपका क्लोज हो, है ना, तो डीजे को ओपन करें। ओपन करने के बाद LS डीजे का जलना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पे इन्होंने LS डीजे शब्द केवल यूज किया है, लेकिन एक्चुअल LS डीजे जब हम डीजे को ओपन करते हैं, रोल नंबर 31 सर, नाम बताइए। संजीव कुमार सर। हाँ, जब हम डीजे को ओपन करते हैं तो कितने पायलट लैंप जलते हैं? 4 सर। वेरी गुड। कौन कौन से? आपका LSB होता है सर। बोलिए बोलिए। LSDJ होता है सर, LSCSB, LSD और LSGR। वेरी गुड। ये 4 पायलट लैंप जलते हैं। तो जब हमने डीजे को यहाँ भी ओपन किया तो 4 जल जाएंगे आपके, ठीक है ना। लेकिन विशेषकर LS डीजे की हमने चर्चा क्यों की है यहाँ पर, कि जब आप दोबारा से लोग को री एनर्जाइज करोगे और वायदा भी उस समय डीजे लॉक रहा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी वो चीज मैं आगे बताऊंगा, जब 1 2 दिन 3 दिन में जब सर्किट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वो बताऊंगा। क्लियर? यस सर। डीजे को ओपन करिए और LS डीजे की बत्ती का जलना सुनिश्चित करिए। अगला आता है ZPT को 0 पे करें, यानी डीजे ओपन पेंटो डाउन। कैसे पेंटो डाउन करेंगे? तो ZPT को 0 पे करिए और HVA को 0 पर। क्यों? क्योंकि हमें कुछ काम करने जाना है, इसलिए बैटरी को HVA को 0 पर या ऑफ करें। कर लिया? ये करने के बाद आपको क्या काम करना है? जो ZPT आपने 0 पे की उसको लीजिए और उसको लेके आप क्या करेंगे? कैरी रोड नंबर 1 में जाएंगे, ठीक। और जो अभी आपको थोड़ी देर पहले सॉकेट दिखाया था, उस सॉकेट में आप लगाएंगे। तो उसका सॉकेट इस तरीके से बनाया गया है कि उसका हैंडल जो है वो 4 बजे की तरफ आपको दिखाई देगा। घड़ी में जैसे 4 बजते हैं जब, तो वहां पर दिखाई देगा, मतलब इस तरीके से आपका हैंडल 4 बजे के आसपास में लगेगा, राइट। तो लग तो गया। तो 4 बजे में आप लगाओगे और 7 बजे तक घुमा दोगे। कहां तक? 7 बजे तक घुमा दोगे, लगभग यहाँ की पोजीशन में वो घूम जाएगा, ठीक है। क्योंकि अंदर जो उसमें सॉकेट का जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है वो इतना ही दिया हुआ है, तो घूम जाएगा। इसके घूमने से क्या काम होगा? इसके ZPT के घूमने से। कहां पर? BB बॉक्स में ZPT को घुमाया, तो उसके घूमने से जो काम होगा वो क्या होगा? नंबर 1, पेंटो सर्वो मोटर को जाने वाली हवा का रास्ता बंद हो जाएगा, बराबर है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ये भी समझिए
कि जब हमने ZPT को ड्राइवर डेस्क पर के सॉकेट से निकाला था, बराबर है, निकाला था, तो VPT आपकी डी एनर्जाइज हुई थी। और VPT डी एनर्जाइज जब होती है तो जो प्रेशर पेंटो सर्वो मोटर को जाता है वो VPT के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाता है, बराबर है। तो ये प्रक्रिया तो एक्चुअल पहले हो ही चुकी है, प्रेशर आपका निकल ही चुका है, लेकिन किसी सर पेंटो डाउन वाली कंडीशन में ये प्रक्रिया तो हो गई ना सर। अरे वही चीज तो मैंने बताया आपको अभी। यस सर। मैंने आपको वही चीज बताया है, यद्यपि ये प्रक्रिया तो हो ही चुकी है, बराबर है, लेकिन किसी कारण से जैसे VPT खराब हो गया, समझो VPT खराब हो गया, तब तो प्रेशर नहीं निकल पाएगा। हाँ जी। तो ऐसे समय में जब ये नहीं निकल पाएगा, तब जब आप ZPT को VV बॉक्स पर 4 से 7 बजे तक घुमाओगे, तब पेंटो की तरफ जो सर्वो मोटर की हवा गई थी वो PV बॉक्स के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगी। किससे निकलेगी? एग्जॉस्ट। PV बॉक्स के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगी। अभी ये क्लियर हो गया? हाँ जी। तो एक एडिशनल सेफ्टी आप समझ सकते हैं। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम ये होगा कि हवा का रास्ता भी बंद हो गया और जो हवा गई थी, यदि नहीं निकल पाई थी पहले, तो अब निकल जाएगी। तो PV बॉक्स और VPT के बीच की हवा VV बॉक्स के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगी। ओके। तीसरा काम क्या होगा? HOM हैंडल जो है वो आपका फ्री हो जाएगा, पहले फ्री नहीं था। तीसरा काम हो जाएगा, HOM हैंडल फ्री हो जाएगा। अब HOM हैंडल फ्री हो गया, किसके घुमाने से? ZPT के 4 से 7 बजे तक घुमाने से। अब फ्री हो गया तो आप कोई काम कर सकते हैं इसमें। तो क्या काम आप करेंगे कि उस HOM हैंडल को 90 डिग्री ऊपर घुमाएंगे, उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे या घुमाएंगे। जो पहले वर्टिकल में था, 6 बजे की पोजीशन में वो लटकता था, अभी उसको आप 90 डिग्री ऊपर उठा दीजिए तो करीब 3 बजे की पोजीशन में चला जाता है। तो 90 डिग्री आप ऊपर उठा दीजिए। अब 90 डिग्री जब आप ऊपर उठाते हो तो क्या काम होता है? तो आपके दिमाग में एक तो चीज यही होनी चाहिए कि ZPT ने इसको फ्री किया था, इसको HOM को। तो जब हमने HOM को ऑपरेट कर दिया तो ZPT क्या हो जाएगी? लॉक हो जाएगी। ZPT क्या हो जाएगी? लॉक हो जाएगी। ठीक है। लॉक का मतलब अब आप घुमाना चाहोगे, अगर आप घुमाना चाहोगे कि भाई हमने 4 से 7 तक तो घुमा दिया, लेकिन HOM हैंडल उठाने के बाद अगर आप सोचोगे कि फिर से हम 4 बजे की पोजीशन पे लेके चले जाएं, तो वो अब जाएगी नहीं। कब तक? जब तक कि आप HOM हैंडल को नीचे नहीं करोगे तब तक। तो डीजे कंट्रोल सर्किट में एक PV के इंटरलॉक आपके लग गए, दूसरा ZPT लॉक हो गई। HOM स्विच के छत पर 2 कॉन्टैक्ट लगे हैं, जो आपको अभी दिखाए थे थोड़ी देर पहले फोटो में। वो कॉन्टैक्ट क्या हो गए? वो एक कॉन्टैक्ट जो है वो रूफ इक्विपमेंट के साथ में जुड़ जाएगा और दूसरा वाला मेन ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ेगा इलेक्ट्रिकली, क्योंकि मैकेनिकली तो वो नीचे। तो
तो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाएगा। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, जो रूफ इक्विपमेंट में 25 केवी की जो सप्लाई थी, यद्यपि हमने पेंटो को नीचे कर दिया है, लेकिन रेजिडुअल बची हुई 100-200 वोल्ट सकता है उसमें, उसको हमने अर्थ कर दिया। और यही चीज आपके दूसरा जो कॉन्टैक्ट आपका मेन ट्रांसफार्मर के साथ में जुड़ा है, तो मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में भी आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है, तो उसको भी अर्थ करने के लिए दूसरे कॉन्टैक्ट से उसको अर्थ कर दिया है। एचओएम हैंडल के, एचओएम स्विच के दोनों कॉन्टैक्ट जो छत के ऊपर लगे हुए हैं, एक कॉन्टैक्ट रूफ इक्विपमेंट के साथ और दूसरा कॉन्टैक्ट आपका मेन ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होके अर्थ कर देगा। ठीक है, और क्या होगा, फीचेट की जो चार आपकी लगी हुई है वो फीचेट की फ्री हो जाएगी। बताया था अभी आपको फीचेट की, तो फीचेट की फ्री हो जाएगी। जब तक एचओएम हैंडल नीचे था तब तक आप फीचेट की को नहीं घुमा सकते थे, मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी जब आपने 90 डिग्री ऊपर उठा दिया तो फीचेट की आपकी फ्री हो गई। अब फीचेट की फ्री हो गई तो आपको जितनी जरूरत है उससे एक ज्यादा चाबी आप निकालिए एक ज्यादा चाबी निकालिए और एसटी कंपार्टमेंट में चले जाइए। जैसे अगर एक दरवाजा खोलना है तो 2 चाबी निकालिए, 2 दरवाजे खोलने हैं तो 3 चाबी निकालिए, 3 दरवाजे खोलने हैं तो 4 चाबी। उसमें क्या होगा, जो चौथी चाबी है यानी जो एक एक्स्ट्रा चाबी है अतिरिक्त, उसको आप चोर पॉकेट में रखिए। चोर पॉकेट का मतलब समझ गए आप? चोर पॉकेट का मतलब पैंट में जो अंदर की तरफ रहता है, जिसमें आप रुपए पैसे डाल के चलते हो, यात्रा करते, कि कोई निकाल ना ले, गिर ना जाए, वहां। कारण उसका ये है कि यदि कोई भी एक फीचेट की गुम हो गई, मिस हो गई, कहीं गिर गई, तो आपका लोको फेल हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से लोको अनग्राउंड नहीं होगा। इसलिए सभी चाबियों को सही तरीके से सुरक्षित करके रखना है। ठीक, और जब आप चाबी निकाल लोगे, कोई भी एक भी चाबी अगर आपने निकाल ली तो आपका एचओएम हैंडल ग्राउंड हो जाएगा, सॉरी एचओएम हैंडल आपका लॉक हो जाएगा। अब एचओएम हैंडल आप चाहोगे भी कि हम नीचे कर लें तो आप नीचे नहीं हो सकते। तो एक्स्ट्रा चाबी जो अपनी सुरक्षा के लिए रखी जाती है, उसका मकसद ये है कि गलती से कोई बंदा, कोई दूसरा आदमी ऐसा आ जाए कि दूसरी की सेट वगैरह लेके आ गया। सेट में मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है, वर्कशॉप सेट में कोई दूसरा की सेट लेके आ गया और उसने पेंटो को उठा दिया और लोगों को एनर्जाइज कर दिया, आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको शॉक लग जाएगा। और लोको ग्राउंड यूज करके काम किया तो वो भले ही पेंटो को उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन पेंटो आपका उठेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को हम ग्राउंड कर लेते हैं। अब लोको अनग्राउंडिंग की बात अगर करें तो लोको अनग्राउंडिंग आपका जो है वो इसका रिवर्स है, उल्टा। रिवर्स कैसा? देखिए, सबसे लास्ट में आपने क्या किया था, दरवाजा खोला था और अंदर काम करने के लिए गए थे। तो जब आप अंदर काम करने के लिए गए तो कोई ना कोई आपके पास सामान रहा होगा। तो अनग्राउंड करने के लिए एसटी कंपार्टमेंट में से जो भी सामान आप ले गए थे वापस के बाहर आएंगे। एसटी कंपार्टमेंट में जो भी सामान आप अंदर लेके गए थे उसको बाहर लेके आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, फीचेट की के द्वारा
सभी एसटी कंपार्टमेंट के दरवाजे लॉक करेंगे। नंबर 3, फीचेट चाबियों को बीवी बॉक्स में लगाकर यथास्थिति घुमाएंगे। आपने घुमा दिया, अब देखिए क्या होगा। HOM हैंडल अब फ्री हो जाएगा, क्योंकि आपने फीचर लगा दी ना और घुमा दिया, तो अब फ्री हो जाएगा। HOM हैंडल फ्री हो गया तो HOM हैंडल को हमें अरेस्ट करने की आवश्यकता पड़ी, उसका थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, ऐसा नहीं है भाई। आपके पेंटो के ऊपर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, आपके में भी फर्क पड़ता, लेकिन कंटिन्यू अगर हैवी फ्लैशिंग हो रही है कंटिन्यू जी, तो फिर आपके पेंटो में खराबी हो सकती है। तो उसके लिए फिर क्या है, फिर हम दूसरा पेंटो उठा के ट्राई करेंगे। सर इनसे नहीं होगा क्या सर? उस पेंटो को सर 81 और 82 और 81 ये भी तो सर अरेस्ट हैं, तो ये लाइटिंग स्ट्रोक को तो ये भी रोक सकते हैं ना सर? नहीं, वो कब रोक सकते हैं, जब आपका वोल्टेज एक्सेसिव हो सर। 125 केवी 125 केवी रूफ इक्विपमेंट में हो जाए तब, और मेन ट्रांसफार्मर में 1.5 वो 67.5 केवी। तब ये सब काम करेंगे, ठीक है। हाँ जी। कभी कभी होता है ET1 ET2 का गैप अगर डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है जी, तो प्रॉब्लम आती है। अगर उनका गैप शॉर्ट हो गया, मान लीजिए जैसे बताया 90 mm, हाँ। अब वो क्या है एक्चुअल एक कोई खास नहीं, जैसे आपका पेन होता है ना वैसे ही वो एक होल्डर में उसको नट बोल्ट से कस दिया जाता है। अब वो नट बोल्ट थोड़ा लूज हो गया, बराबर है। अब नट बोल्ट लूज हो गया तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो खिसक के नीचे आ गया। अब वो नीचे आ गया तो गैप कम हो गया। अब गैप कम हो गया अगर, है ना, गैप कम हो गया तो नॉर्मल कंडीशन में भी आपका डीजे ट्रिप होता रहेगा, 25 केवी पे भी ट्रिप होता रहेगा। अगर वो गैप बहुत कम हो गया तो ऐसे किस्से हुए, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल जवाब? यदि बीजेपी की भुला जाए तो क्या होगा सर? क्या बोला? अगर बीजेपी की जो होता है वो भुला जाएगा तो दूसरा इसके बदला मिलता है क्या? VPT बीजेपी की होता है ना सर, जो 4 होता है। फीचर की बात कर रहा है क्या? VPT? यस, बीजेट, हाँ वही बीजेट की। फीचर की, हाँ। मैंने आपको बताया ना कि 4 में से अगर एक भी चाबी मिस हो गई, गुम हो गई, खो गई, कई बार ऐसा होता है काम करते करते आपके पॉकेट में से निकल के नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरी कई बार ऐसा होता आप देखते हैं अरे यार ये चाबी पड़ी है, आप उठा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहां जाली लगी हुई है, बराबर है ना।
और वो इतनी हैवी जाली है उनको नट बोल्ट को खोला भी नहीं जाता है। तो कहो इतनी वो जाम हो गई कि आप खोल भी नहीं पाओगे, आप देखते रहोगे ये चाबी पड़ी है लेकिन उसको उठा नहीं पाओगे। ऐसी कभी कभी स्थिति आती है ना कि नहीं। तो इसलिए जो है ना चाबियों को बहुत ही संभाल के रखना है। ओके, लोको फेल हो ही जाएगा और वो जो लोको फेल होगा वो आपके अकाउंट पे आएगा क्योंकि आपने फीचर टी को मिस कर दिया इसलिए। ठीक सर ET1 और ET2 जो सर्ज अरेस्टर है वो भी तो लोको रूफ पे ही होगा ना? सर, हाँ लोको रूफ पे है। और कोई अगले हफ्ते यानी एक हफ्ते में करीब करीब आपके नोट्स को चेक करने की प्रक्रिया चालू करूंगा और पूरे कोर्स में 2 बार या 3 बार नोट्स आपके चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो अगले बुधवार से आप तैयार रहिए, किसी के भी नोट्स मंगाए जा सकते हैं। फिर आगे बढ़ा जाए। ट्रैक्शन पावर सर्किट। ओके, ट्रैक्शन पावर सर्किट ट्रैक्शन पावर सर्किट में क्या है कि जब GR 1 से 32 नॉच पर रहता है तब TFT चार्ज होता है और इसके इंडक्शन से TFT1 तथा TFT2 भी चार्ज होते हैं। TFT1 तथा TFT2 की सप्लाई क्रमशः RSI1 और 2 को जाती है और RSI1 का फुल फॉर्म क्या है? सिलिकॉन रेक्टिफायर। तो यहां पर AC का DC बनता है। आगे यह यानी RSI ब्लॉक से कहा जाती है? SL ब्लॉक में, स्मूथनिंग रिएक्टर में। क्यों? क्योंकि जो RSI ब्लॉक में सप्लाई बनी AC का DC, वो DC तो बनी लेकिन वो पल्सेटिंग DC है, प्योर DC नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कुछ AC के अंश उसमें रह गए, तो उनको हटाने के लिए SL ब्लॉक लगे हुए हैं जो आपके कैरी रोड नंबर 1 के नीचे और कैरी रोड नंबर 2 के नीचे लगे। SL ब्लॉक कैरी रोड नंबर 1 और कैरी रोड नंबर 2 के नीचे आपके लगे हुए हैं, वहां जाती है और वहां से सप्लाई, SL ब्लॉक से सप्लाई, यदि लाइन कॉन्टेक्टर आपके क्लोज हो जाए, यदि लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाए तो लाइन कॉन्टेक्टर के द्वारा ट्रैक्शन मोटर को जाती है SL1 से L1, L2, L3 के रास्ते ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को, SL2 से लाइन कॉन्टेक्टर नंबर 4, 5, 6 के रास्ते ट्रैक्शन मोटर नंबर L4, L5, L6 के रास्ते TM 4, 5, 6 को जाती है। और जब TM को करंट मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा,
तो वो घूमने की कोशिश करेगा, और जब वो घूमेगा तो आपका लोको मूव करेगा, चलेगा। L1, L2, L3 के क्लोज होने से ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 के आर्मेचर तथा रिवर्सर यानी J1 के द्वारा ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 के फील्ड को सप्लाई जाती है। L4, L5, L6 के क्लोज होने से ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 के आर्मेचर तथा J2 के द्वारा TM 4, 5, 6 के फील्ड को सप्लाई जाती है। तो यहां आपको थोड़ा सा ये आ रहा होगा कि ये साथ J1 और J2 क्या है। तो J1 और J2 कुछ नहीं, आपको मालूम है कि लोकोमोटिव को मेरे को दोनों दिशाओं में चलाना पड़ सकता है। इसलिए ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर को हमें दोनों दिशाओं में घूमने की आवश्यकता है, ताकि लोकोमोटिव दोनों दिशाओं में चल सके, मतलब आगे भी और पीछे भी। तो वो जो व्यवस्था की जाती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीसी मोटर में या तो हम ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर में करंट की दिशा को बदल दें, या फिर ट्रैक्शन मोटर के फील्ड में करंट की दिशा को बदल दें, तो आपके आर्मेचर की दिशा बदल जाती है, घूमने की दिशा बदल जाती है। यह डीसी मोटर में होता है। अगर हमने एक ही समय में दोनों को एक साथ बदल दिया तो उसकी दिशा नहीं बदलती। ये डीसी मोटर का फंडामेंटल है। ठीक वैसे ही जैसे 3 फेज में, आप लोग कुछ लोग तो इलेक्ट्रिकल वाले होंगे ही होंगे, जैसे 3 फेज में अगर हम किन्हीं 2 फेज की पोलरिटी चेंज कर दें तो 3 फेज में पोलरिटी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हमने 2 बार 2 टाइम्स उसकी पोलरिटी चेंज कर दी तो फिर वैसे की वैसी वही पुरानी पोलरिटी उसकी रहती है। ये चीज आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा। तो यहां J1 और J2 जो है वो एक्चुअल ट्रैक्शन मोटर के फील्ड में करंट की दिशा को बदलने का काम करते हैं, जिनको हम रिवर्सर भी बोलते हैं। J1 को और J2 को रिवर्सर बोलते हैं। और इनको ऑपरेट करवाने के लिए हमारे पास रिवर्सर हैंडल है, जिसको हमने MPJ बोला है। आपको याद होगा जब 3 चाबियां 2-3 दिन पहले मैं मॉडल रूम से आपको वीडियोग्राफिंग करके बता रहा था, तो उसमें से एक MPJ हैंडल भी था। तो कैब में बैठे बैठे हम इन J1 और J2 की डायरेक्शन को बदल लेते हैं। ठीक है। RSI ब्लॉक इसका ये कहां लगे हुए हैं? तो RSI ब्लॉक आपके लगे हुए हैं ST कंपार्टमेंट में, HTC1 में। कहां लगे हैं? HTC1 में। तो AC लोकोमोटिव में DC सीरीज मोटर लगाई गई है, जबकि OHE से मिलने वाली सप्लाई AC है। AC को DC में परिवर्तित करने के लिए सिलिकॉन रेक्टिफायर 2 लगाई गई है। एक RSI1 है, दूसरा RSI2 है, लगाई गई। RSI1 से RSI1 को TFP1 से सप्लाई मिलती है और RSI2 को
TFP2 से सप्लाई मिलती है। और RSI ब्लॉक AC का DC कन्वर्ट करते हैं। प्रत्येक RSI ब्लॉक में 64 डायोड हैं, जिनकी संरचना 4 भुजाओं में इस प्रकार की गई है कि एक भुजा में 16 2S8P 16 डायोड रहते हैं। इन डायोड के द्वारा करंट केवल एक ही दिशा में बह सकता है। फलस्वरूप RSI ब्लॉक से आउटपुट के रूप में DC सप्लाई मिलती है। इन डायोड के सुपरविजन के लिए प्रत्येक RSI ब्लॉक पर 12 या 16 या 24 टेलटेल फ्यूज लगाए गए हैं। ये डिपेंड करता है कंपनियों के ऊपर, अलग अलग कंपनी है इसलिए। तो टेलटेल फ्यूज लगाए गए। यदि किसी कारणवश किसी आर्म पर कोई डायोड पंक्चर होता है या पावर फ्यूज मेल्ट होता है तो संबंधित टेलटेल फ्यूज ब्लो होकर माइक्रो स्विच को ऑपरेट करता है, जिससे QB63 रिले एनर्जाइज होकर दोनों कैब में LS RSI को जलाता है। ऐसे समय चालक को खराब टेलटेल फ्यूज पहचान कर निकाल लेना चाहिए। RSI 1 ब्लॉक को ठंडा करने के लिए, अब भाई करंट आएगी तो गर्म भी होगा, तो उसको ठंडा करने के लिए MVSI 1 और RSI 2 को ठंडा करने के लिए MVSI 2 ब्लोअर मोटर लगी। RSI 1 से जो सप्लाई मिलती है वो SL के रास्ते TM1 को TM123 को जाती है, और RSI 2 से जो सप्लाई बनती है वो SL2 के रास्ते TM456 को जाती है। बराबर है। अब इसमें देखिए जो RSI ब्लॉक की बात की थी, थोड़ा सा मैं आपको जरा बता दूं। आप लोगों ने ये कुछ ये इस तरीके का रहता है ना? यस सर। क्यों भाई? इस तरीके का रहता है। हाँ तो सर। ये जो ये आर्म है, इसमें आपके कितने लगे हैं डायोड? 16। अब वो जो डायोड 16 लगे हुए हैं कैसे लगे हैं? वो लगे 2S लगे हुए हैं 2S8P के क्रम में। 2S8P का मतलब क्या हो गया? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इस तरीके से दो जो है ये सीरीज में है और इनकी 8 लाइनें, 1 2 3 और नीचे 5 और। बराबर है। और इन्हीं को प्रोटेक्शन देने के लिए, इन्हीं के सुपरविजन करने के लिए कौन से फ्यूज लगे हैं? रोल नंबर 19, रोल नंबर 19। यस सर। क्या नाम बताइए? सर चेतन। तो इनको सुपरविजन करने के लिए कौन से फ्यूज लगे हैं? अभी बताया भी है सर। QB63 नहीं, रिले। QB63 वो रिले है। वेरी गुड। यस सर। QB63 रिले है, लेकिन वो रिले एनर्जाइज कब होती है? किस फ्यूज के मेल्ट होने पर होती है?
आपको TTF टेल टेल फ्यूज? सर टेल देखिए मैंने राउंड कर दिया, देखिए ये जी सर। कंपनी आपसे किसी लोगों में 12 हो सकते हैं एक RSI ब्लॉक के लिए, किसी में 16, किसी में 24। तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये मेल्ट है या नहीं है? तो मैंने देखिए जिस समय मैं ये पढ़ा रहा था आपको पायलट क्लैंप सर्किट, उस समय भी बताया था और अभी भी बताई दे रहा हूँ। ये इस तरीके के लंबे लंबे रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये पड़ा रहता है। यहाँ पर एक नॉब रहती है, वायर जो है ना, जो दिया है एक्चुअली ये नॉब रहती है ऊपर, यहाँ पर ऐसी ये निकली रहती है, ठीक। और इसके ऊपर एक बेकेलाइट की ऐसी पट्टी लगी हुई है। इस बेकेलाइट की पट्टी के ऊपर यहाँ पर एक माइक्रो स्विच रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये क्या करता है, ये नॉब जैसे ये फ्यूज मेल्ट हुआ, ये नॉब को ऐसा उठाता है और उठा के इस पट्टी को ऊपर उठा देता है। तो पट्टी जो है आपकी इस लेवल में आ जाती है और पट्टी के बीच में यहाँ पर एक इस नॉब लगा हुआ है दूसरा, उसको दबाता है। जब ये नॉब को दबाएगा तो ये अंदर के जो इंटरलॉक हैं आपके, ये अंदर के जो इंटरलॉक हैं ये क्या होगा, क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होके सप्लाई कहाँ जाती है, QV63 और QV63 रिले एनर्जाइज होके आपका LSRSI को जला देता है, ठीक है। अब क्या है, LSRSI अकेला अगर जला तो आपको चिंता की बात है, LSP के साथ में अगर जला तो इतनी चिंता इसलिए नहीं है कि वो BPT के कारण भी होता है ना। तो अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें रिमूव करना है। तो एक लाइन में से हम अधिकतम 2 टेल फ्यूज को, नहीं, एक टेल फ्यूज को निकालते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी ये वाला हिस्सा, इसको हम बाहर खींच लेंगे तो बाहर निकल के आ जाएगा। बाहर निकल के आएगा तो ये पट्टी आपकी लेवल में आ जाएगी। जो माइक्रो स्विच आपका ऑपरेट हुआ था वो माइक्रो स्विच आपका मतलब इन ऑपरेट पोजीशन में आ जाएगा और QV63 रिले डी एनर्जाइज होके आगे LSRSI को बुझा देगा। लेकिन जब हमने इसको निकाला, टेल फ्यूज मेल्ट हुआ, इसका मतलब कहीं तो डायोड में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे समय में हमें करंट को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि दूसरे जो डायोड हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, भी मेल्ट होगी। ओके, ये एक ट्रेडिशनल तरीका आपका अभी तक था। अभी तक ट्रेडिशनल तरीका ये था। अब क्या हुआ कि देखिए, अपना माल बेचने के लिए हर कंपनी अपने नजरिए से सोचती है। तो टेल फ्यूज मेल्ट हुआ, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता था कि क्या है। तो उसके लिए कुछ कंपनियों ने क्या काम किया कि टेल फ्यूज जो है जहां लगा है वहां पर LED लगा दी इस तरीके से। इस तरीके से देखिए, एक मिनट, लाल ये LED और हरी, ठीक है, ये LED लगा दिया और एक टॉगल स्विच भी लगा दिया, ठीक। तो ऐसे में क्या, अब टेल फ्यूज मेल्ट हुआ, ठीक है। तो जो LED है जब तक मेल्ट नहीं हुआ था, समझने की बात है, जब तक मेल्ट नहीं हुआ था तब तक केवल हरी वाली आपकी LED जल रही थी। लेकिन जैसे ही टेल फ्यूज मेल्ट हुआ तो आपकी लाल वाली जल गई, बराबर है। तो लाल देख के हम उसको रिमूव कर सकते हैं।
अब रिमूव हमें करना आता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में क्या कर दिया कि जो टेलटेल फ्यूज का फेस है वो उल्टा घुमा दिया है। अब उल्टा घुमा दिया तो हम निकाल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या काम है, ये जो टॉगल स्विच आपका दिया हुआ है ये वाला, इस स्विच को जब हम ऑपरेट कर देंगे, टॉगल स्विच उतने ही टॉगल स्विच हैं, जितने टेलटेल फ्यूज उतने टॉगल स्विच हैं। उस टॉगल स्विच को हम ऑपरेट कर देंगे तो क्या होगा कि वो जो टेलटेल फ्यूज भले ही वहां लगा है, लेकिन आपकी सप्लाई कट हो जाएगी, वो वही काम करेगा जैसे रिमूव करने पर होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई क्या? यस सर, यस सर। स्मूथनिंग रिएक्टर आरएसआई ब्लॉक से मिलने वाली शुद्ध डीसी नहीं होती। ठीक है, पहले भी आपको बताया, इसमें ये पल्सेटिंग डीसी होती है। तो प्योर डीसी बनाने के लिए एसएल ब्लॉक लगाए गए हैं, जो कैरी रोड नंबर 1 और 2 के नीचे अंडर ट्रक में लगे। स्मूथनिंग रिएक्टर का इसका इतना काम। और इसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि इसमें भी सप्लाई जाएगी, MVSL जैसे आरएसआई ब्लॉक को ठंडा करने के लिए आपकी क्या थी, MVSI थी, और इसको ठंडा करने के लिए MVSL। 2 MVSL अंडर ट्रक में लगी हैं। एक वेरी सॉरी, MVSL HT कंपार्टमेंट में लगी हुई है। हाँ जी। और एसएल ब्लॉक जो है वो आपका अंडर ट्रक में लगा हुआ है, कैरी रोड नंबर 1 और कैरी रोड नंबर 2 के नीचे। ठीक, ये सामने आपका देखिए ट्रैक्शन मोटर है, यहां पर आप एक्सल बॉक्स देख रहे हैं। ये आपका व्हील या चक्का है, ये ट्रैक्शन मोटर की बॉडी है पूरी, इसी के अंदर फील्ड वाइंडिंग है और इसी के अंदर आर्मेचर रखा हुआ है। ठीक, आर्मेचर के ऊपर ये जहां पिनियन लिखा है एरो करके, ये आपका पिनियन गियर है। क्या है? पिनियन गियर। और जो व्हाइट कलर का आप ये हिस्सा देख रहे हैं, आप फोटो में भी देखने से लग रहा होगा कि इस व्हील का जो सेंटर है वो एक्सल में होगा। एक्सल बॉक्स जहां लगा दिख रहा है वो एक्चुअल पूरा एक्सल बॉक्स है। एक्सल बॉक्स में पूरा एक्सल है, इस तरीके से पूरा एक्सल लगा हुआ है, बराबर है। तो उस एक्सल के ऊपर जहां मैंने अभी देखिए ब्लू कलर से कर दिया है, ये आपका क्या स्टील के कलर का जो दिख रहा है, ये क्या है? बुल गियर इसको बोलते हैं या एक्सल गियर, बराबर है। अब इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से टीएम को आपका वो देता है। जैसे मान लीजिए कि टीएम को करंट मिल गई थोड़ी देर के लिए, तो उसका आर्मेचर घूमेगा और उसी के आर्मेचर के ऊपर ये पिनियन गियर लगा हुआ है, पिनियन गियर भी घूमेगा। और पिनियन गियर और एक्सल गियर ये मैकेनिकली एक दूसरे से कपल है। तो जब पिनियन गियर घूमा तो एक्सल गियर भी घूमेगा, और एक्सल गियर के घूमने से एक्सल के ऊपर व्हील लगा हुआ है, जिसके ऊपर आपका एक्सल गियर लगा है, तो आपका व्हील भी घूमेगा। और जब व्हील घूमेगा तो आपका लोको आगे की तरफ चलेगा। चलिए, तो WAG5 लोको में 6 ट्रैक्शन मोटर आपकी लगी हुई है, जो डीसी सीरीज मोटर है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कोई भी मोटर हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल
एनर्जी में कन्वर्ट करती है, आपको मालूम है। ट्रैक्शन मोटर को व्हील एक्सल के साथ गियर केस द्वारा कपल किया जाता है। अभी जो मैंने आपको गियर और यानी दोनों गियर, पिनियन गियर और एक्सल गियर बताया है, ये एक्सल ये जो है गियर केस के अंदर बंद रहता है। गियर केस बोले तो डब्बा, ये बाहर अपना आपने देखा होगा मॉडल रूम में जब आए थे तो वहां पे 2 तरीके के रखे हुए, उसके अंदर ये रखा रहता है। और गियर केस में क्या भरा रहता है? कार्डियम कंपाउंड। मतलब इसको लुब्रिकेट करने के लिए, सीधी सी बात ये है, दोनों गियर के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए उसमें कार्डियम कंपाउंड भरा रहता है। तो ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर पर लगा गियर पिनियन गियर कहलाता है, जिसमें 16, 18, 21, 23 ये दांते हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। और जो व्हील एक्सल के ऊपर लगा हुआ है उसको एक्सल गियर या बुल गियर कहा जाता है। और उसमें 58, 62, 64, 65 ये दांते हो सकते हैं। इस गियर अरेंजमेंट के द्वारा ट्रैक्शन मोटर से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को लोको को चलाने में डायनामिक एनर्जी यानी मूव होता है, परिवर्तित किया जाता है। जब हम लोको पर डायनामिक ब्रेक लगाते हैं उस समय सभी टीएम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की तरीके से काम करती है। इन सभी ट्रैक्शन मोटर की कंट्रोलिंग 2 HMCS स्विच करते हैं। एक्चुअल 2 HMCS स्विच की बजाय मोटर की कंट्रोलिंग की बजाय अगर हम ये बोले कि लाइन कॉन्टैक्टर का कंट्रोलिंग, लाइन कॉन्टैक्टर का कंट्रोलिंग जो है वो आपका HMCS के द्वारा किया जाता है। तो HMCS 1 जो है वो लाइन कॉन्टैक्टर नंबर 1, 2, 3 के लिए है। HMCS 2 लाइन कॉन्टैक्टर नंबर 4, 5, 6 के लिए है। और जो ट्रैक्शन मोटर है तभी काम करती है जब ये लाइन कॉन्टैक्टर्स क्लोज होते हैं। विभिन्न लोकों में ट्रैक्शन मोटर को दिए जाने वाला करंट, ये एक एक नंबर में इसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो टाइप ऑफ टीएम, ये आपका टाउ 659, ये मॉडल नंबर है, टाउ कंपनी की मोटर है उसका। यद्यपि आजकल ये करीब हटा दी गई है, निकल गई है, लेकिन जब तक ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं है तब तक ऐसा ही रहेगा। किसी ने पूछा भी था। तो 2 मिनट के लिए टाउ कंपनी की जो मोटर है वो उसमें 1100 एम्पियर करंट, 10 मिनट के लिए 1000, 1 घंटा या 60 मिनट के लिए 840 वोल्ट जाता है। 840 करंट एम्पियर जाता है। वही अगर WAG 5 हिताची की मोटर लगी हुई है तो हिताची वाली जो मोटर है उसमें 1200 एम्पियर 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए 1100 एम्पियर, 1 घंटे के लिए 840 एम्पियर। WAP4 में 2 मिनट के लिए 1250 एम्पियर, 10 मिनट के लिए 1150 एम्पियर,
60 मिनट या 1 घंटे के लिए 960 एम्पियर। और अगर WAG7 लोको है तो आपकी 1300 एम्पियर 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए 1100 एम्पियर, कंटिन्यूअस 960 एम्पियर। ये करें। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो WAG5 टाउ मोटर को छोड़ के सभी का 750 वोल्ट दिया हुआ है, यानी केवल WAG5 में 700 वोल्ट है। बकाया के जो हिताची वाली मोटर है सभी में 750 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, बस यही है। आपके दिमाग में जरूर एक चीज ये आनी चाहिए कि जब ये मोटर हिताची वाली सभी एक हैं, एक ही मॉडल नंबर है, तो करंट का वेरिएशन क्यों है? बराबर है। तो ये जो वेरिएशन दिया गया है ये एक्चुअल ट्रैफिक के हिसाब से दिया है। मतलब क्या हो गया कि जो इंसुलेशन का लेवल है वो थोड़ा सा कम ज्यादा है, इसलिए WAP4 आपका मेल पैसेंजर के लिए चलाना पड़ता है, ज्यादा करंट उसको देना पड़ता है जल्दी स्पीड पिकअप करने के लिए, इसलिए उसमें 1250 एम्पियर दिया गया है और 1 घंटे तक के लिए भी 960 है। लेकिन WAG5 में ऐसी बात नहीं है एच में। क्यों? क्योंकि उसको कम हॉलिंग कैपेसिटी है, उसका जो बोगी है वो अलग तरीके का है, इसलिए वहां पर WAG5H उसमें केवल 1200 एम्पियर ही दिया है। और WAG7 की बोगी तो उससे अलग है ही है, इसलिए इसमें हम ज्यादा करंट दे सकते हैं। बहुत पहले 1350 एम्पियर देते थे, लेकिन अभी कम करके 1300 कर दिया गया। ओके, अभी तक जो बताया है वो क्लियर हुआ कि नहीं? फिर इस सर्किट को हम बाद में बताएंगे। किसी का कोई सवाल जवाब है क्या? टाइम क्या हो गया बताओ? 47, 7-8 मिनट। सर डायोड्स, हाँ भाई, किसी का कोई डायोड्स अगर पंचर हुआ, ठीक है, उसके बाद हम करंट लेवल कम कर लेते हैं। ओके, अगेन अगर डायोड अगेन पंचर हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 डायोड्स एक सीरीज में 2 थे और कंटिन्यूअसली 8 थे, तो उसमें से एक थर्ड नंबर केस में से एक डायोड पंचर हुआ, उसका लोड अनदर डायोड्स पे आ जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए तो हाँ, इसीलिए वो दूसरे जो है ना आपके पंचर होते जाएंगे। हाँ, इसीलिए तो करंट को कम करने का बोला। हाँ, तो ये हमें सिर्फ फ्यूज चेंज करना पड़ता है ना। नहीं, ये टेल फ्यूज को इसको चेंज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास स्पेयर में इसके फ्यूज होते नहीं है। ठीक है, इसको हम केवल रिमूव कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, बस। मतलब बाहर हमने निकाला, डायोड्स को कुछ नहीं करना पड़ेगा चेंज वगैरह? नहीं, वो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे अभी आपको बताया था कि ये समझो है आपका, ठीक है, इस तरीके से आपके ये लगे हुए हैं। अब जो टेल फ्यूज है इसमें लगा हुआ है, राइट? है ना? हाँ सर। समझो इसका डायोड पंचर हो गया, टेल फ्यूज अपने निकाल दिया, टेल फ्यूज निकाल दिया। अब ये वाली जो लाइन है ये तो आपकी बेकार हो गई। हाँ, ये तो एसी का डीसी बनाने में इससे रहा, ये बेकार हो गई। लेकिन जो हम करंट मोटर को दे रहे थे, बराबर है ना, उसका अमाउंट तो कम हम दे करना रहे थे, अगर हमने उसको उतना ही दिया जितना पहले दे रहे थे, तो वो लोड किस पे आएगा? इन पे आएगा, अनदर डायोड्स पे। एनोदर डायोड पे आएगा।
अनदर पे आएगा तो ये भी फिर डैमेज हो सकते हैं। हाँ अगर ये डैमेज हो गया तो फिर आपका एक आरएसआई ब्लॉक आइसोलेट हो जाएगा, यानी आधा लोड आप काम कर सकते हो। अच्छा अच्छा इसलिए बोला गया है कि एक रो में से केवल एक को ही रिमूव करना है, निकालना है, क्योंकि हमारे पास रिप्लेसमेंट का उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, इसलिए। ठीक, और कोई डायनेमिक ब्रेक लगाते हैं तो मोटर जनरेटर की तरह कार्य करते हैं। देखिए भाई, ऐसा है, डायनामिक का चैप्टर अलग है, लेकिन इतना ही समझ लीजिए एक फंडामेंटल हाँ जी सर। कि हाँ एक जी। एक कोई उपकरण है जो घूम रहा है, मोटर ही मान लीजिए, तो मोटर आपका एज ए मोटर कब काम कर रहा है, जब उसकी ट्रैक्शन मोटर की फील्ड को, मोटर की फील्ड और आर्मेचर दोनों को हम करंट दे रहे हो तब। बराबर है ना? यस सर, यस सर। तब वो आर्मेचर को घुमाने की कोशिश कर रहा है। कब? जब आर्मेचर को भी हम सप्लाई दे रहे हैं और फील्ड को भी दे रहे हैं, तो वो एज ए मोटर काम कर रही है। बराबर है। लेकिन यस सर। अगर हम केवल फील्ड को करंट दें, अगर हम केवल फील्ड को करंट दें और जो Yes, sir. आर्मेचर है यस सर, उसको किसी तरीके से हम घुमाते रहें यस सर, बगैर करंट दिए, यस तो सर। क्या होगा? जनरेट हो। तो जो आर्मेचर की वाइंडिंग है उसमें वोल्टेज बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। भाई ये तो आपका फ्लेमिंग का रूल वगैरह जो आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, फंडामेंटल, हाँ। कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अवेलेबल है, बराबर है, और उसमें एक कंडक्टर Yes, जो sir. आपका आर्मेचर के रूप में उसने घुमाया, यस बराबर है, तो वो क्या बनाएगा? वोल्टेज बनाएगा, ईएमएफ बनाएगा कि नहीं? यस यस, वो ईएमएफ बना रहा है, और जो ईएमएफ बनाता है वही तो जनरेटर होता है। बराबर है? यस सर, यस सर। तो वो जनरेटर के काम उस समय करने लगता है, कब? जब हम डीवीआर लेते हैं तब। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ओके ओके। इंडक्शन मोटर तक करंट का रास्ता क्या है? तो देखिए, पेंटोग्राफ हमने उठा दिया, तो ओएचई की सप्लाई है, कहाँ आ गई? पेंटोग्राफ में। बराबर है? पेंटोग्राफ से कहाँ आ गई? रूफ बार में। कल आपको बताया था 8 रूफ बार, रूफ बार, और रूफ बार से कहाँ आ गई? डीजे में, और डीजे से कहाँ आ गई? क्यूएलएम। अब आपको एक दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि क्यूएलएम में वाकई में 325 एम्पियर करंट देते क्या? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल क्यूएलएम में TFILM ये करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बराबर है? तो जो 325 एम्पियर है वो उसके प्राइमरी में है, और सेकेंडरी में तो करीब 4-4.5 एम्पियर रहता है। लेकिन चूंकि हमको जो मतलब है, हमारे मतलब की जो चीज है वो क्यूएलएम है, इसलिए हम क्यूएलएम में ही बता देते हैं कि 325 एम्पियर। एक्चुअल वो TFILM में 325 एम्पियर जाता है। तो क्यूएलएम में जाएगी, क्यूएलएम से आपका मेन ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर से ग्रेजुएटर, ग्रेजुएटर से CGR 1 2 3, ये ग्रेजुएटर कॉन्ट्रैक्टर्स बोले जाते हैं जो एचटी कंपार्टमेंट में लगे हुए हैं। और ये कैसे क्लोज या ओपन होते हैं कॉलेज हमने आपको बताया होगा, बताया है? क्यों भाई विरोध?
लिखा भी है उसमें, मुरली सर ने भी बताया है। ठीक है, तो एज पर नॉच पोजीशन ये CGR 1 2 3 क्लोज होते हैं, और जब ये क्लोज हो जाते हैं तब TFP को सप्लाई जाती है, और TFP से पर दो भागों में बढ़ जाती है, TFP1 और TFP2 से। TFP1 से जो है RSI ब्लॉक नंबर 1, SL ब्लॉक नंबर 1, और SL ब्लॉक से L1, L2, L3 तीन, L1, L2, 3 से ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 का आर्मेचर, रिवर्सर